हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से एक नए चैप्टर के साथ। और इस चैप्टर का नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। और ये चैप्टर आपकी एनसीईआरटी फ्लेमिंगो से लिया गया है, फ्लेमिंगो से। और फ्लेमिंगो का ये चैप्टर है क्लास 12 में, और इसका नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। तो इसका नाम पोएट्स एंड पैनकेक्स क्यों पड़ा, आगे चल के पता चल जाएगा पूरा डिटेल। और एक्चुअली में पैनकेक क्या है ये भी पता चल जाएगा। तो इसके जो राइटर रहे हैं वो है अशोक मित्रन, एक तमिल राइटर रहे हैं ये। और इनकी जो लाइफ स्पैन रहा है वो ये है, 1931 में बॉर्न हुए, 2017 अभी 7 इयर्स पहले ये इनकी डेथ हुई है। तमिल राइटर रहे हैं और उन्होंने एक बुक उनकी है जिसका नाम है माय ईयर्स विद बॉस। और इस समय ये बुक में जो कुछ भी कंटेंट है वो कहाँ से लिए गए हैं, जब ये जेमिनी स्टूडियोज़ में काम करते थे। तो जेमिनी स्टूडियोज़ में काम करते थे उस समय जितना भी ईयर्स इन्होंने दिया, पूरा डिटेल उसके बारे में इन्होंने दिया है। और इसमें ये कौन सा वर्क करते थे, टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स। ये न्यूज़पेपर की क्लिपिंग करते थे। इनको न्यूज़पेपर दे दिया जाता था, इनका अपना क्यूबिकल होता था, उसी में बैठ करके न्यूज़पेपर की जो अच्छे मतलब कुछ ऐसे स्टोरीज़ हैं या कोई इवेंट्स हैं, हैपनिंग्स हैं, उनको ये क्रॉप करते थे, क्लिपिंग करते थे। और वो ये है कि वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स होते थे और उसे फाइलिंग स्टोर देम इन अ फाइल में स्टोर करते थे। इसकी जो थीम है उस पर वर्कआउट करेंगे थोड़ा सा। इसकी जो थीम है, एन अकाउंट ऑफ द इवेंट्स। तो जितने भी इवेंट्स हुआ करते थे जेमिनी स्टूडियोज़ में, जितने इवेंट्स होते थे उन इवेंट्स का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। अकाउंट मीन्स डिटेल डिस्क्रिप्शन है, किसी चीज़ का नरेशन है। तो अन अकाउंट्स ऑफ द इवेंट्स एंड पर्सनालिटीज़, यानी उस स्टूडियोज़ में कौन कौन सी पर्सनालिटीज़ काम करती थी उनके बारे में भी आपको डिटेल मिलने वाला है। इन अ फिल्म कंपनी इन अर्ली डेज ऑफ इंडियन सिनेमा। तो शुरुआती दौर में, इंडियन सिनेमा का शुरुआती दौर था वो। तो इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते थे और कौन कौन सी पर्सनालिटीज़ काम करती थीं, उन पर्सनालिटीज़ का मतलब उनके किस तरीके से उनका नेचर बिहेवियर हुआ करता था, ये सब चीज़ देखेंगे। और एक और थीम इसमें है, पोएट्स एंड राइटर्स इन फिल्म कंपनी इन्वायरमेंट। तो फिल्म कंपनी का जो इन्वायरमेंट होता है उसमें पोएट्स और राइटर्स का क्या रोल होता है ये भी आप देखेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को, और ये चैप्टर आपके सामने शुरू हो गया। देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। लिखा है कि पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल। अब आपको पता चल गया होगा, ये है वो चीज़, मेकअप मटेरियल है पैनकेक, यानी जो पैनकेक है वो मेकअप मटेरियल है। दैट जेमिनी स्टूडियोज बॉट इन ट्रक लोड्स। इनकी राइटिंग थोड़ा सा ह्यूमरस है और बड़ी ही सरकास्टिक भी है, बहुत बढ़िया ताना भी मार लेते हैं ये, और बहुत थोड़ा सा सेंस लगा के समझिएगा, दिमाग लगा के। तो ये कह रहे हैं कि बॉट इन ट्रक लोड्स मतलब ट्रक भर भर के आते थे। अब ये क्या लग रहा है, एग्जैजरेट कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय जैसे जैसे स्टोरी अभी आगे बढ़ मतलब जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको लगेगा कि ये ट्रक लोड सही है, क्योंकि आप सोचते हो कि मेकअप मटेरियल वो भी ट्रक भर भर के आ रहा है। बट सही में लगता था। ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट। तो ये एक्ट्रेस रही हैं, इन्होंने तो उसे पक्का यूज़ किया होगा। मतलब वो जो मेकअप मटेरियल है, आप जानते हैं एक टाइम होता है, उसके बाद प्रोडक्ट अपडेट होते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं। तो ये जो पैनकेक की बात हो रही, जो ब्रांड नेम था, ये उस समय की जो एक्ट्रेसेस थी वो यूज़ किया करती थी। तो इसमें ग्रेटा गार्बो भी है, उन्होंने यूज़ किया होगा। एक और है मिस गौहर, मस्ट हैव यूज्ड इट, उन्होंने भी इसे यूज़ किया होगा। बैजंती माला मस्ट ऑल्सो हैव, इन्होंने भी यूज़ किया होगा। बट रति अग्निहोत्री इन्होंने
मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट, हो सकता है इन्होंने सुना भी नहीं होगा इसके बारे में, क्योंकि बताया ना कि चेंज हो जाते हैं समय के हिसाब से, ब्रांड प्रोडक्ट में अपडेशन आता रहता है, तो इन्होंने यूज़ भी नहीं किया होगा। अब थोड़ा सा ये तो हो गया पैनकेक के बारे में, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज़। तो जेमिनी स्टूडियोज़ का जो मेकअप डिपार्टमेंट था कहाँ पे एग्जिस्ट करता था? इन द अप स्टेयर्स ऑफ द बिल्डिंग। तो जो बिल्डिंग थी, जो स्टूडियो था, उसके ऊपरी वाले कमरे में, अप स्टेयर्स का मतलब होता है ऊपर वाले कमरे में, ऊपर वाले कमरे में, बिल्डिंग के ऊपर वाले कमरे में था ये। एंड दैट वॉज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टैबल्स। अब आप ये भी देखिए कि ये माना जाता है कि ये जो बिल्डिंग है, ये रॉबर्ट क्लाइव जो थे, ब्रिटिशर थे ये, तो जो गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव, उनका ये अस्तबल था जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं। अब क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं कि मतलब घोड़े बांधने के लिए ये यूज किया जाता था, यानी वो जिसे इंडियंस अपना बढ़िया सा स्टूडियो बनाए, स्टूडियो आप समझ रहे हैं कितना अच्छा होता है, इतना खूबसूरत बनाया जाता है, इतनी स्पेस थी उसकी, उसको क्लाइव कैसे यूज़ करता था? घोड़े बांधने के लिए यूज़ करता था। मतलब एक मिस यूज़ है ये सही यूज़ नहीं कहा जा सकता। मतलब अथॉरिटीज़, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ जो होती थी वो किस तरीके से यूज़ करती थी इन चीज़ों को, मिस यूज़ करती थी। अब अगर इसे ग्रैंड वे में देखें कि इतना अच्छा खासा, मतलब तो जब घोड़े बांध रहा है वो, जबकि वो स्टूडियो के लायक जगह थी वो, तो वो कहीं ना कहीं इंसल्ट कर रहा है, मतलब मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज है ये। डजन अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस। और रेजिडेंस के नाम पे उसके बाद दर्जनों बिल्डिंग्स ऐसी हैं शहर में जिन्हें वो यूज़ किया करता था, जहाँ पर वो रेजिडेंस था उसका। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास। तो मतलब वो एक जगह रुकता नहीं था, उसकी लाइफ बड़ी शॉर्ट रही, उसका ड्यूरेशन इंडिया में बड़ा शॉर्ट रहा। इवन वो मद्रास में रुकने का जो था वो ब्रीफर था, मतलब बहुत कम समय रुकता था। रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग। ऐसा लगता था कि उसकी लाइफ में मूवमेंट बहुत था, स्टेबिलिटी कम थी, मूवमेंट बहुत था, और बहुत मूविंग करता था, कभी यहाँ कभी वहाँ। बिसाइड्स फाइटिंग, तो एक तो काम था वो फाइटिंग करता था, लेकिन इसके अलावा, बिसाइड करो एक्सेप्ट फॉर, यानी इसके अलावा सम इम्पॉसिबल बैटल्स, इसके अलावा ऐसे बैटल्स भी वो लड़ा जो इम्पॉसिबल बैटल्स थे, बड़े ही एक तरीके से असंभव युद्ध थे वो। कहाँ पे? रिमोट कॉर्नर्स, मतलब बहुत दूर दराज एरियाज में, रिमोट कॉर्नर ऑफ इंडिया, इंडिया के दूर दराज कॉर्नर्स में, कोनों में। और एक काम उसने और भी किया, मैरिंग अ मैडन, शादी किया उसने एक मैडन से जो स्पिंस्टर थी, मतलब वो कुंवारी थी। कहाँ शादी किया? सेंट मैरीज चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में है, वहाँ पर उसने एक चर्च में एक शादी भी किया था उसने। ये सारी चीज़ें आई। तो आपने देखा इसमें पैनकेक के बारे में पता चल गया, और इसे कौन कौन यूज़ किया, समय के हिसाब से अपडेशन आया, और उसके बाद आपने देखा कि कैसे कैसे आता था। उसके बाद आपने स्टूडियोज़ के बारे में भी स्टडी किया, किस तरीके से स्टूडियोज़ और उनका मिसयूज कैसे ब्रिटिश लोग करते थे, ये भी आप देखें। और उसके बाद आप देखते हैं थोड़ा सा कि डिस्क्रिप्शन देखते हैं मेकअप रूम की। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ हेयर कटिंग सैलून। तो मेकअप जो रूम था उसका जो अपीयरेंस था, लुक था, वो किसके था? जैसे हेयर कटिंग सैलून होता है। तो हेयर कटिंग सैलून होता है, मतलब सैलून होता है जहाँ पे बाल वगैरह काटे जाते हैं। उसमें लाइट्स थी, लाइट्स मीन्स बल्ब जिनको आप कहते हैं, लाइट्स ऑल एंगल्स, सारे एंगल से लाइट थी। अराउंड हाफ डजन मिरर, उसमें लगभग 6 यानी हाफ डजन, आधा दर्जन तो
बड़े बड़े मिरर्स होते थे। दे वर ऑल इन इनकैंडिसेंट लाइट्स। तो दे वर ऑल, ये जो होते थे लाइट्स, ये इनकैंडिसेंट लाइट होती थी, मतलब हीट इमिटिंग, मतलब ये हीट इमिट करते थे, मतलब ये बहुत गर्मी प्रोड्यूस करते थे। तो मतलब ये हुआ कि सो यू कैन इमेजिन, तो इनकैंडिसेंट लाइट्स थी ये, मतलब ये लाइट्स जब ऑन होती थी इतना गर्मी प्रोड्यूस होती थी, इतना ज़्यादा हीट एमिट होती थी। सो यू कैन इमेजिन, तो आप कल्पना कर सकते हैं द फायरी मिजरी, कितना फायरी मिजरी, कितना मतलब जैसे आग, फायर से बना फायरी मिजरी। तो ऐसा कष्ट के पूछो ना, किसका खास करके किसको कष्ट होता था? दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप, सब्जेक्टेड मीन्स अंडर, तो मतलब ये अंडर मेकअप होते थे कि आज इनका मेकअप होना है। तो आप समझिए कितना उनके लिए फायरी मिजरी, कितना दर्दनाक, कितना कष्टदायक रहता रहा होगा कि अगर पता चला कि आज इनका मेकअप होना है तो उसके बाद मेकअप के बाद उन्हें इनकैंडिसेंट लाइट के सामने उनको होना होता था ताकि वो ड्राई हो सके। एंड आगे लिखा है कि द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय बंगाली। तो पहले उसको लीड करने वाला बंदा जो था वो एक बंगाली था। बाद में क्या हुआ कि वो बिकेम टू बिग फॉर स्टूडियो, तो इतना ज़्यादा बिग हो गया, मतलब या तो एक तरीके से आप देखें कि वो ज़्यादा डिमांड किया होगा सैलरी वगैरह या फिर ज़्यादा चीज़ें। तो वो थोड़ा सा इनका लिखने का टोन बड़ा अच्छा है, थोड़ा समझ करके चलिएगा कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, मतलब अब वो ये स्टूडियोज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता था, अब वो चाहे जो भी डिमांड किया हो। तो इतना ज़्यादा वो बिग का मतलब ज़्यादा वो डिमांड किया कि स्टूडियो के लिए, और लेफ्ट, और वो वहाँ से चला गया। ही वॉज सक्सीडेड बाय ए महाराष्ट्रियन। अब यहाँ से फिर लाइन देखिए, तो ही मीन्स वो बंगाली जो था वो चला गया, और बंगाली के जाने के बाद उसको सक्सीड कौन किया? एक महाराष्ट्रियन था, उसकी जगह पे एक महाराष्ट्रियन का सिलेक्शन हुआ, हु वॉज असिस्टेड बाय धारवाड़ कन्नडिगा एंड आंध्रा। तो उसे एक धारवाड़ कन्नडिगा, एक आंध्रा, एक मद्रास इंडियन क्रिश्चियन था वो, एंग्लो बर्मीज एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स। इतने सारे लोग मिल करके उसे असिस्ट करते थे, मतलब वो जो आया महाराष्ट्रियन उसको इतने सारे लोग मिल करके असिस्ट करते थे। देख रहे हैं आप, धारवाड़ कन्नडिगा, आंध्रा, मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो बर्मीज, और कितने लोकल तमिल्स थे जो उसे असिस्ट करते थे। ऑल दिस शोज दैट देयर वॉज ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर AIR एंड दूरदर्शन बिगैन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। मतलब आप देखें इसको, तो ये सब क्या शो करता है? मतलब एक महाराष्ट्रियन जो हेड है वो आता है उसको सपोर्ट करने के लिए, धारवाड़ कन्नडिगा, आंध्र लिखा, आंध्र, मद्रास, उसके बाद मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, इंडियन यो एंग्लो बर्मीज, ये सब लोग मिल करके मदद कर रहे हैं। ये सब क्या शो करता है? दैट देयर वॉज ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। तो नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय अखंडता, एकजुट, तो ये देखने को मिलता था कि बहुत बड़ी नेशनल इंटीग्रेशन थी। वो भी कब? लॉन्ग बिफोर AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन। ये दोनों बेचारे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने ब्रॉडकास्टिंग शुरू किया था किस पे? नेशनल इंटीग्रेशन पे। ये तो बाद में शुरू किया। नेशनल इंटीग्रेशन पर दूरदर्शन के प्रोग्राम्स आए लेकिन बाद में आए, इवन ऑल इंडिया रेडियो पर भी आए लेकिन बाद में आए। उसके पहले ही नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स यानी नेशनल इंटीग्रेशन देखने को कहाँ मिल गया? यहाँ मिल गया। जो मेकअप डिपार्टमेंट था जेमिनी स्टूडियोज़ में, नेशनल इंटीग्रेशन इसलिए देखने को मिला क्योंकि कई अलग अलग स्टेट के लोग एकजुट होकर के उस महाराष्ट्रियन को असिस्ट कर रहे थे। एक को असिस्ट करने के लिए कितने स्टेट के लोग, आंध्रा अलग, मद्रास अलग, लोकल तमिल अलग, इवन एंग्लो बर्मीज अलग, ये सारे लोग मिल करके उसकी मदद कर रहे थे। तो आपने देखा यहाँ पर भी थोड़ा सा इन्होंने टॉन्ट किया है
थोड़ा सरकाज़्म किया है, ताना मारा है। उसके बाद दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड, तो ये जो गैंग यानी झुंड है, ये जो गैंग है नेशनली इंटीग्रेटेड यानी नेशनली इंटीग्रेटेड, इसे अशोक मित्रन ने कहा है मेकअप डिपार्टमेंट में, could turn any decent looking person into hideous crimson wheat। अब देखिए यहाँ पर, तो जो डिसेंट लुकिंग पर्सन होता है, अच्छा खासा सभ्य और या बहुत अच्छा लुक वाला, बड़े मतलब थोड़ा डिसेंट लुक वाला जो पर्सन होता है, उसको किस में ये लोग कन्वर्ट करते थे, ये नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन, ये सारे लोग मिल करके उस इंसान को जो अच्छा लुक वाला होता है उस पर्सन को हिडियस, बड़ा ही हिडियस मीन्स होता है अगली, अगली का मतलब भद्दा यानी कुरूप, तो उसको ये लोग बड़े ही खराब, क्रिम्सन डार्क रेड, व्हीट मीन्स होता है कलर, समझ रहे हैं आप, तो उसे काफ़ी डार्क कलर में, वो भी मॉन्स्टर जैसा, मतलब लिखने का इनका टोन देखिए, इनका जो स्टाइल लिखने को देखिए किस तरह है कि ये लोग ये मेकअप करते थे मेकअप मैन, तो जो अच्छा खासा लुक वाला पर्सन उसे भद्दा लाल चटक रंग बिल्कुल मॉन्स्टर विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक, तो जो ट्रक भर भर करके पूरा पैनकेक यानी मेकअप मटेरियल आता था उससे ये उनको भद्दा बनाते थे। भद्दा बनाने मतलब उनको एक लुक देते थे ताकि देखने में अच्छे लगे। इनका मतलब ये हुआ कि मेकअप लगाना इनको हो सकता है अच्छा ना लग रहा हो, क्योंकि वो जो नेचुरल चीज़ वो बंद हो जाती है, कोई एक आर्टिफिशियल चीज़ बाहर आ जाती है। एंड अ नंबर ऑफ अदर, अब इसमें पैनकेक्स भी यूज होते थे और बहुत सारे लोकली मेड पोशंस मेडिसिनियल लिक्विड विद मैजिक पावर। तो पोशंस ऐसे कोई मतलब मेडिसिनियल लिक्विड होता है जिसको लगाने के बाद थोड़ा मेरा मैजिकल चीज़ है, बड़ा लुक चेहरा बदल जाता है, तो जो शेड्स वगैरह वो ख़त्म होने लगते हैं। एंड लोशंस, एक लिक्विड आता है टू क्लीन और प्रोटेक्ट स्किन, जिसको जैसे मेकअप वगैरह लग गया तो उसके पहले लगा लेते हैं ताकि वो चीज़ नुकसान न करे, मेकअप यूज़ करते हैं। तो कुछ ऐसे लोशंस एंड पोशंस होते हैं जिनको यूज़ करते हैं, तो ये लोग लोशन का भी इस्तेमाल करते थे उस मेडिसिनल लिक्विड का जिसके अंदर मैजिकल पावर्स होती थी, और साथ ही साथ लोशंस का भी इस्तेमाल करते थे, पोशंस का भी इस्तेमाल करते थे। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग्स। अच्छा, ये उस समय की बात है जब मेनली इंडोर शूटिंग्स हुआ करती थी, मतलब उस समय जो शूटिंग्स होती थी वो मेनली इंडोर्स होती थी, मतलब मूवी का एक बड़ा हिस्सा उसी स्टूडियो के अंदर ही ख़त्म हो जाता था, शूट हो जाया करता था, मतलब मेनली इंडोर शूटिंग थी। ओनली 5% ऑफ द फिल्म वॉज शॉट आउटडोर्स। तो जो आउटडोर की शूटिंग हुआ करती तो केवल 5% होता था, यानी अप्रॉक्स 95% जो है मूवी का हिस्सा शूट हो जाया करता था कहाँ पे, स्टूडियो में। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स, और जहाँ तक मुझे लगता है सेट को द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स, तो सेट्स और स्टूडियो लाइट्स उनको किसकी ज़रूरत हुआ करती थी, द गर्ल्स लड़कियों की, अन बॉयज़ लड़कों की, टू बी मेड टू लुक अगली, उनको लड़के लड़कियों की ज़रूरत होती है ताकि उनको क्या कर सकें, थोड़ा देखने में अगली में कुरूप यानी भद्दा बना सकें। किस लिए, इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी, ताकि वो उन लड़के लड़कियों को मूवी में प्रेजेंट कर सकें, मूवी में दिखा सकें। क्योंकि आपको पता है कि मूवी में मतलब पता लगा एक को बहुत अच्छा लुक आ रहा है और बगल वाले का नहीं आ रहा है तो उतना दिक्कत, तो मतलब उनको लगता था लड़के लड़कियों की ज़रूरत हुआ करती थी ताकि वो उनको क्या कर सकें, अगली मीन्स देखने में ख़राब, प्रेजेंटेबल मूवी के लायक बना सकें। अ स्ट्रिक्ट हायरार्की, अ स्ट्रिक्ट हायरार्की मतलब होता है रैंकिंग, वॉज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। तो मेकअप डिपार्टमेंट में स्ट्रिक्ट हायरार्की थी, मतलब एक रैंकिंग थी उसके अंदर, उसी हिसाब से आप आगे बढ़ सकते थे। जैसे उस रैंकिंग को भी जान लेते हैं कैसे बनी थी। द चीफ मेकअप मैन, तो जो मेन मेकअप मैन हुआ करता था, जो प्राइम मेकअप मैन होता था, मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अगली, यानी मेन जो होता था वो मेन चीफ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को भद्दा बनाता था, देखने में क्रूप बनाता था, मतलब उसका मेकअप करता था।
एंड हिज सीनियर असिस्टेंट, और वो जो चीफ का जो सीनियर असिस्टेंट हुआ करता था, उस सेकंड हीरो एंड हीरोइन को वो बद्दा बनाता था, यानी कुरूप करता था, उनकी मेकअप करता था। द जूनियर असिस्टेंट क्या करते थे, द मेन कॉमेडियन एंड सो फोर्थ, और ऐसे ही आगे हुआ करता था। मतलब जो जूनियर असिस्टेंट होता था मेन कॉमेडियन को का मेकअप करता था वो। और उसके बाद आगे देखते हैं, द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड। अब ऐसे प्लेयर्स, यानी जो ऐसे प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, जो किसका रोल प्ले करते थे, क्राउड का, इनके साथ क्या होता था, वर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑफिस बॉय। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुआ करती थी, क्राउड किसकी जिम्मेदारी थे, ऑफ द ऑफिस बॉय। अब इसको ध्यान रखिएगा, ऑफिस बॉय के बारे में बहुत बढ़िया डिटेल जानना है, क्योंकि ऑफिस बॉय नॉर्मल बंदा नहीं है, ध्यान से रखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको। तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी हुआ करती थी, ऑफिस बॉय की। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द चेमनी स्टूडियोज हैड एन ऑफिस बॉय। अब ऑफिस बॉय, यहाँ तक कि जेमनी स्टूडियोज के मेकअप डिपार्टमेंट में एक ऑफिस बॉय था। ऑफिस बॉय यानी सोचिए ऑफिस का काम क्या होता है, यहाँ सब मेकअप हो रहा है और वहाँ पर भी एक ऑफिस बॉय लगा हुआ है। ऑन द डेज, उन दिनों, व्हेन देयर वाज क्राउड शूटिंग, खास करके तब जब किसकी शूटिंग हुआ करती थी, क्राउड शूटिंग। मतलब जिस दिन क्राउड की शूटिंग हुआ करती थी, यू कुड सी हिम मिक्सिंग। सी हिम मीन्स कौन है हिम, यानी ऑफिस बॉय। तो आप उसे क्या करते हुए देख सकते थे, मिक्सिंग हिज पेंट इन अ जायंट वेसल। एक बड़ा सा बर्तन ले करके वो मिक्सिंग करता था बाकायदे, मिक्सिंग द वेसल इन अ जायंट वेसल एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स। और क्राउड प्लेस पे स्लैपिंग, कभी इधर कभी इधर, मतलब जल्दी मेकअप करता था। तो मिक्सिंग हिज पेंट इन अ जायंट वेसल एंड स्लैपिंग इट ऑन टू द क्राउड प्लेयर्स। तो जो क्राउड का रोल प्ले करते थे ऐसे मतलब प्लेयर्स पे, वो स्लैपिंग करता था, मेरी पेंटिंग करता था। मतलब लिखने का इनका स्टाइल है, उसको जाने रहिएगा। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर। इसके पीछे आइडिया क्या था स्लैपिंग की, कि जितने भी होल स्मॉल पोर होते हैं छोटे छोटे, उनको क्या करना था, क्लोज करना था। ऑन द सरफेस, यानी सरफेस यहाँ पर फेस, यानी जो फेस पे जो छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं उनको कवर करना था। ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। तो जब मेकअप अप्लाई किया जाता था तो स्मॉल पोर्स को क्या किया जाता था, उससे वो कवर किया जाता था, ढक लिया जाता था। ही वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बॉय। अब देखिए थोड़ा सा भी है, नाम तो है उसका ऑफिस बॉय, बट एक्चुअली वो बॉय नहीं था। ही वॉज इन हिज अर्ली 40s। वो अपने शुरुआती 40 ईयर्स में था। अब जैसे एक अर्ली 40s होता है, एक मिड 40s होता है और एक लेट 40s होता है, तो मतलब 40 टू लेके 43 तक लगभग वो अर्ली 40s था। उसके बाद 44, 45, 46 मिड 40s हो जाता है। उसके बाद आपका 47, 48, 49 ये आपका लेट 50s हो जाता। तो शुरुआती 40s में था वो, यानी अर्ली 40s में था वो। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियोज, और उसने प्रवेश किया स्टूडियोज में। ईयर्स एगो, कई साल पहले वो स्टूडियो में आया था। इन द होप, इस उम्मीद में आया था, बिकमिंग अ स्टार। किस उम्मीद में आया था, बिकमिंग अ स्टार, स्टार एक्टर। वो बहुत ही स्टार एक्टर बनने की उम्मीद में आया था, या टॉप स्क्रीन राइटर बनने के आया था, कि अगर मैं स्टार एक्टर नहीं बन सका तो टॉप स्क्रीन राइटर बनूंगा मैं, डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर। या तो मैं टॉप लेवल का डायरेक्टर बनूंगा, या तो गीत के बोल लिखूंगा, यानी गीत के जो बोल होते हैं, जो लिरिक्स, उनको मैं लिखूंगा। ही वॉज अ बिट ऑफ पोएट। वो थोड़ा बहुत पोएट भी था, कवि भी था वो। अब ये सारे मैंने कहा था आपसे ना कि ऑफिस बॉय के बारे में डिटेल आएगी, ऑफिस बॉय को समझते रहिएगा, नहीं तो क्वेश्चन बनेंगे इससे बड़े आराम से। तो उसने कहा कि इन दोज डेज आई वर्कड इन क्यूबिकल। अब क्यूबिकल क्या होता है, आप देखे होंगे कि ऑफिसेज वगैरह में जब आप जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे छोटे छोटे केबिन्स बने होते हैं ना, बड़ा सा रूम में कई केबिन होते हैं। वो सारे केबिन्स क्या होते हैं, जिनमें एक
लोग अपना एक टेबल चेयर लेके बैठ जाते हैं, एक केबिन बन जाती है वो, तो दैट इज क्यूबिकल। टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज, तो दोनों टू लिखा है ना, टू होल साइड्स यानी कंप्लीटली दोनों दो साइड्स देखें तो विच वर फ्रेंच विंडोज। अब ये फ्रेंच विंडोज़ क्या होती है ये भी जान लो। फ्रेंच विंडोज़ अगर गूगल पे आप डालेंगे तो इमेज आपको मिलेगी, ऐसी विंडोज़ जो मतलब ग्राउंड यानी ज़मीन से टच पे हों। आपने देखा होगा काफ़ी फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसे विंडोज़ बनाए जाते हैं जो मतलब एकदम जैसे नीचे से खुलती हैं, अगर आप खोल दें तो आप पार हो जाएंगे आराम से, इस तरफ से उस तरफ चले भी जाएंगे हम, बहुत नीचे ज़मीन से जुड़ी होती, काफ़ी ऊँचाई तक होती हैं। तो ऐसी विंडोज़ को बोलते हैं फ्रेंच विंडोज़। हालांकि आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम, उस समय ये कह रहे हैं मुझे नहीं पता था कि दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज़, उनको फ्रेंच विंडो कहा जाता है, ये मुझे मालूम नहीं था। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क, और मुझे देख करके कहाँ बैठा हुआ, मैं डेस्क पे बैठा हुआ हूँ। टीयरिंग अप न्यूज़पेपर्स, अपने न्यूज़पेपर को टीयर कर रहा हूँ। डे इन एंड डे आउट, रात और दिन मैं पेपर को कट करता था, क्लिक करता था। मोस्ट पीपल थॉट दैट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, मतलब उनको लगता था कि मैं कोई काम नहीं किया, मतलब उनको लगता था कि मैं बिल्कुल कोई वर्क नहीं कर रहा हूँ। तो इट इज़ लाइकली मीन्स पॉसिबली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज, बॉस भी शायद ऐसा ही सोचता था कि मैं कोई काम नहीं करता हूँ, मैं नेक्स्ट टू नथिंग हूँ। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन, और किसी को अगर लगता था कि मुझे अब काम ऑक्यूपेशन दिया जाना चाहिए तो क्या करता था पता है, वुड बार्ज इनटू माय क्यूबिकल, और वो मेरे क्यूबिकल में ज़बरदस्ती, फोर्सफुली, बार्ज मीन्स फोर्सफुली एंटर करना, ज़बरदस्ती वो मेरे क्यूबिकल में एंटर कर जाता था। एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, और वो एक्सटेंडेड लेक्चर दे के चला जाता था, मतलब एक लंबा लेक्चर दे के निकल जाता था। तो उसको हर किसी को लगता था कि ये तो खाली बैठा है, तो लाओ इसी को चलो लेक्चर दे के आते हैं। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड, और जो द बॉय मेकअप बार बार आ रहा है देखिएगा, मेकअप डिपार्टमेंट का जो बॉय था, हैड डिसाइडेड, उसने तो डिसीजन ले लिया था, डिसाइड कर लिया था क्या, आई शुड बी एनलाइटेंड ऑन हाउ ग्रेट, तो उसको लगता था कि मुझे इस बार की मुझे ज्ञान दिया जाना चाहिए, किस मैटर पे एनलाइटेंड किया जाना चाहिए, तो मुझे नॉलेज दिया जाना चाहिए ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट, जो ग्रेट लिटरेरी टैलेंट है कैसे जो वॉज बींग अलाउड टू गो वेस्ट इन डिपार्टमेंट, तो कैसे वो अलाउ किया गया है कि जो ग्रेट लिटरेरी टैलेंट है किस तरीके से इस डिपार्टमेंट में उनको बर्बाद होने के लिए अलाउ कर दिया गया था। उसको लगता था कि ये जो डिपार्टमेंट है, मेकअप डिपार्टमेंट है, यहाँ पे जो ग्रेट लिटरेरी टैलेंट है ये बिल्कुल मतलब क्या अलाउ कर दिए कि टू गो वेस्ट, तो ये बर्बाद होने के लिए अलाउ किया गया। मतलब कि उनका मानना था कि ये डिपार्टमेंट अच्छे यानी लिटरेरी मतलब टैलेंट है, उनको ये शायद ये पहचान नहीं पा रहा है, जो अच्छे लिटरेरी टैलेंट है वो बर्बाद हो रहे हैं यहाँ पे। और ये जो डिपार्टमेंट में ये फिट, इस डिपार्टमेंट को किसके काबिल बनाया, ये फिट किसके लिए, ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवर्ट्स। तो ऐसे लोग, जैसे भाई आपको पता है कि फिल्मों में बार्बर्स का रोल बहुत होता है, बाल काटना, उनकी स्टाइल देना, तो उनको लगता था कि ये डिपार्टमेंट केवल फिट है किसके लिए, बार्बर्स के लिए। बार्बर्स एंड परवर्ट्स होते हैं वो करप्टेड लोग, खास करके जो चरित्र से गिर जाते हैं, ऐसे लोगों को परवर्ट्स कहते हैं। तो उनको लगता था, ऑफिस बॉय को लगता है कि ये डिपार्टमेंट लिटरेरी टैलेंट के लिए तो नहीं रह गया है, क्योंकि उनको तो बर्बाद कर दिया जा रहा है, और ये डिपार्टमेंट अब केवल फिट हो रहा है किसके लिए, केवल करप्टेड यानी जो परवर्ट हैं और बार्बर्स हैं, इनके लिए वो फिट है। सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग, और जल्दी मैं किस चीज़ के लिए प्रे कर रहा था, क्राउड शूटिंग के लिए। भाई क्राउड शूटिंग हो, क्यों प्रेइंग करा, ऑल द टाइम, हर समय, नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, तो उसके जो लंबे लंबे एपिक्स हुआ करते थे, महाकाव्य हुआ करते थे, बड़ी बड़ी कविताओं वाले, तो उनसे बचने का एक ही तरीका है कि हे भगवान क्राउड की शूटिंग हो जाए। तो क्राउड शूटिंग क्यों करते थे, मनाता था इसलिए ताकि जब क्राउड शूटिंग होती तो बड़ा सा जाइंट बेसल लेकर के वो मेकअप मटेरियल को मिक्स करता था, उनको स्लैब करता था, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाया करती थी।
तो अशोक मित्रन ने कहा कि अगर क्राउड शूटिंग होती तो उसमें वो जा करके अपने आप को इन्वॉल्व कर देता और मुझे एक्सटेंडेड लेक्चर देने के लिए ज़बरदस्ती मेरे क्यूबिकल में नहीं आता। इन ऑल इंस्टेंसेस, सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स होते हैं, इंस्टेंसेस होते हैं, मौके होते हैं, जो फ्रस्ट्रेशन के ज़्यादातर एग्जाम्पल्स हैं, यानी जब आप देखें कि फ्रस्ट्रेशन के कोई भी एग्जाम्पल आप लें तो लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी में क्या है, यू विल ऑलवेज फाइंड, आप हमेशा पाएंगे कि दैट द एंगर डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ सिंगल पर्सन ओपनली और कवर्टली। मतलब आप देखेंगे कि जो एंगर है, जैसे जितने भी आपको फ्रस्ट्रेशन के केसेस मिलेंगे तो उसमें जो गुस्सा है वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की तरफ क्या करता है, डायरेक्ट होता है। एंगर डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ सिंगल पर्सन, वो चाहे वो ओपनली जाए, हो सकता है कि वो कह दे कि तुम ही जिम्मेदार हो सकता है ओपनली बात करे वो कि सब कुछ तुम मेरे इसके जिम्मेदार हो, और या हो सकता है कि वो कवर्डली कहे, यानी इन अ सीक्रेट वे में बात करे। एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, और ये जो मेकअप डिपार्टमेंट का ऑफिस बॉय था, वॉज कन्विंस्ड, इस बात से वो एग्री हो चुका था दैट ऑल इज ऊज, जितनी भी उसके कष्ट हैं, मिजरीज हैं, इग्नोमिनी यानी जितनी भी उसके अपमान है, इंसल्ट जो उसकी बेइज्जती हो रही है, एंड नेग्लेक्ट और जितना ही उसे ओवरलुक किया जा रहा है, ये इसलिए ड्यू टू कोठामंगलम सुब्बू। अब दूसरा करेक्टर आया है जिसके बारे में बोर्ड क्वेश्चंस पूछता है। ऑफिस बॉय पहला करेक्टर है, दूसरा करेक्टर अब सामने आया कोठामंगलम सुब्बू। ध्यान से देखिएगा, कोठामंगलम सुब्बू पे बहुत क्वेश्चंस हैं, एक तरीके से समझिए कितना बड़ा लीडिंग रोल करेगा, क्या बताएं। अब ये कोठामंगलम सुब्बू, देखिए सुब्बू वॉज द नंबर 2। नंबर 2 समझ गया, नंबर 2 का मतलब बॉस के बाद नंबर 1 बॉस था, उसके बाद यही था। जेमिनी स्टूडियोज का नंबर 2 सुब्बू था। ही कुड नॉट हैव हैड अ मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स, जितना उसकी एनकरेजिंग ओपनिंग्स मतलब फिल्मों में हुई थी उतना हो नहीं सकती थी। क्यों? देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड, अगर मान लीजिए जो इसका ग्रोन अप मेकअप बॉय था यानी ऑफिस बॉय था, अगर इसकी ओपनिंग कराई गई होती, अगर कंपेयर किया जाए तो जो ग्रोन अप मेकअप बॉय है और इधर कोठामंगलम सुब्बू है, दोनों की ओपनिंग कराई जाए तो दोनों में सबसे ज़्यादा एनकरेजिंग ओपनिंग किसकी होती? ऑफिस बॉय की, क्योंकि उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती थी। कोठामंगलम सुब्बू की जो ओपनिंग इतनी ज़्यादा हुई, अगर मेकअप बॉय की भी ओपनिंग हुई होती, मतलब ओपनिंग हुई होती, इनॉग्रेशन हुआ होता, तो मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा माना जाता कि मेकअप बॉय काफ़ी टैलेंटेड था, कोठामंगलम सुब्बू से ज़्यादा टैलेंटेड ही था। ऑन द कंट्रेरी, ठीक इसके उल्टा क्या होता, ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स। इसके बजाय उल्टा ऑन द कंट्रेरी, ठीक अपोजिट से क्या होता कि कोठामंगलम सुब्बू को क्या फेस करना पड़ा होता, मस्ट हैव हैड टू फेस, निश्चित तौर पर से क्या फेस करना पड़ता, मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स। कोठामंगलम सुब्बू को ज़्यादातर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स को फेस करना पड़ता। क्योंकि बिग कंपनीज और व्हेन ही बिगैन हिज करियर, क्योंकि जब कोठामंगलम सुब्बू ने अपना करियर शुरुआत करी थी तो क्या हुआ था, लिखा है कि देयर वर नो फर्मली स्टेब्लिश्ड फर्म, कोई भी ऐसी फर्मली स्टेब्लिश्ड फर्म नहीं थी, कोई भी ऐसी कोई फर्म नहीं थी जो बड़ी मजबूती के साथ मार्केट में अपने पैर अपनी जमा पाई होती, मजबूती से टिकी होती, या फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज या स्टूडियो, ऐसा कुछ नहीं था जो बहुत अच्छे से स्टेब्लिश्ड रही हो। मतलब सब अपने आप में स्टेब्लिश हो रही थी, तो सब स्टेब्लिश हो रही थी तो सबको ज़रूरत थी। अब जैसे कोई स्टेब्लिश हो जाता है तो फिल्टर्ड लोगों को लेता है, जब कोई नया होता है तो उसको एक रहता है कि अच्छा ठीक है आने दो, हो जाएंगे, किसी तरह शुरुआत हो जाए। तो उस समय कोई भी देखा जाए तो फर्मली एस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज़ नहीं थे। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, अगर अब दूसरे मामले पे भी डिस्कशन करें, मैटर ऑफ एजुकेशन पे, यानी कोठामंगलम सुब्बू के एजुकेशन पे बात करें और साथ ही साथ जो ऑफिस बॉय,
स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, खास करके पढ़े लिखे यानी एकेडमिक जो होती है, स्कूली शिक्षा होती है, सुब्बू कुड नॉट हैव हैड एन अप्रिशिएबल लीड ओवर आवर बॉय। मतलब हाँ, अप्रिशिएबल लीड नहीं करता, पर थोड़ा बहुत लीड करता है, लेकिन उसे आप अप्रिशिएबल लीड नहीं कह सकते। मतलब देखा जाए तो कोठामंगलम सुब्बू जितना पढ़ा लिखा है, थोड़ा बहुत अप्रिशिएबल लीड नहीं कहा जा सकता। बहुत हल्का फुल्का ज़्यादा पढ़ा रहा होगा ऑफिस बॉय से, बाकी नहीं था वो। बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न अ ब्राह्मण, लेकिन एक वर्च्यू, एक क्वालिटी, और वो भी क्या, बीइंग बोर्न अ ब्राह्मण, ब्राह्मण बोर्न बोला ब्राह्मण होना, अ वर्च्यू सच में एक गुण है, ब्राह्मण के खानदान में होना। इसको सुखमित्र ने कहा कि वर्च्यू है ये। इंडीड ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर अफ्लुएंट सिचुएशंस एंड पीपल। तो पक्का उसकी वजह से क्या हुआ होगा उसके साथ, ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर, उसका एक्सपोजर मतलब कोई चीज़ अपने आप डिस्क्लोज होना, ओपन होना। तो मस्ट हैव हैड एक्सप्लोजर, मस्ट हैव टेकन एक्सपोजर टू मोर अफ्लुएंट, अफ्लुएंट मीन्स काफ़ी रिच सिचुएशंस उनके सामने आई होंगी पक्का, क्योंकि ब्राह्मण है बाई कास्ट, तो वो अफ्लुएंट सिचुएशंस को मिली, बहुत ही रिच सिचुएशंस मिली, और ऐसे लोग मिले जो उसकी काफ़ी हेल्प किए उसके एक्सपोजर में। वो बहुत उसको एक्सपोजर मिला, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसको सपोर्ट किया। रीज़न ये आप समझ चुके होंगे, क्योंकि वो जो है ना, वो अपने आप में क्या था, ब्राह्मण तो था ही, तो ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल। अब थोड़ा मैंने कहा था कि कोठामंगलम सुब्बू सेकंड पे है, तो इसके बारे में बड़ी बातें लिखी गई हैं, तो आप उनको थोड़ा समझिएगा अच्छे से। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स, हमेशा उसके अंदर एक बड़ी अच्छी एबिलिटी थी, और थी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स। हर समय खुश दिखता था वो बंदा, हमेशा खुश रहता था। इवन आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड इन अ फ्लॉप फिल्म, यहाँ तक कि उसके हाथ में अगर फ्लॉप फिल्म भी हुआ करती थी, मतलब कोई फिल्म ऐसी है जो पिट चुकी है, फ्लॉप हो गई है, उस समय भी उसकी चीयरफुल एट ऑल टाइम्स उसकी एबिलिटी थी, हमेशा मुस्कुराता रहता था, हमेशा खुश रहता था वो। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी। एक चीज़ और भी था, हर किसी के लिए उसके पास काम था। क्या ऐसा पॉसिबल है? हर किसी के लिए काम होने का मतलब क्या होता है कि बहुत फॉरसाइटर था, दूर तक सोचता था, उसे पहले से मालूम होता था कि किसको कौन सा काम असाइन करना है। मतलब एक जिम्मेदार व्यक्ति था, वो समझता था कि किसको कौन सा काम देना है, किसको कौन सा काम नहीं देना है। वो बहुत समझदार था और बहुत दूर तक सोचता था। तो ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन। अच्छा, वो खुद से कोई काम नहीं करता था, खुद नहीं करता था वो काम, लेकिन दूसरों को देता था। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ बड़ी अच्छी थी, सेंस ऑफ लॉयल्टी। उसके अंदर एक वफादारी की फीलिंग थी, उसके अंदर समझ थी। जैसे कोई भी एम्प्लॉय कहीं भी काम करे, कोई भी हो, XYZ, अगर वो अपने बॉस के लिए, अपने एम्प्लॉयर के लिए अगर वो लॉयल है, तो रिजल्ट तो बहुत पॉजिटिव आना ही आना है। और देखिए लिखा है कि सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ। तो उसकी पहचान उसने उसकी अपने आप में पहचान बना दी, तो वो उसकी पहचान बन गई। और हुआ है किस, लिखा है कि आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल यहाँ पर कौन है? बॉस है। कौन है? बॉस। तो उसकी पहचान प्रिंसिपल यानी बॉस से हो गई कंप्लीटली, एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी, पूरी तरीके से अपनी एंटायर क्रिएटिविटी उसके अंदर। अब क्रिएटिविटी मतलब कुछ नया करना, मतलब कुछ नया करना मतलब आप समझते होंगे कि मार्केट में अगर कुछ नई चीज़ें आती हैं तो लोग बहुत तेज़ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो चीज़ें रिपीट होनी है, जो पुरानी हो तो अलग बात है। तो जितनी भी उसकी एंटायर क्रिएटिविटी थी, टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज, उसके अंदर एक खासियत थी कि अपने मालिक के लिए, उसके फ़ायदे के लिए वो सारी अपनी क्रिएटिविटी लगा देता था। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स। अच्छा, वो सूटेबल था, फिल्मों के लिए टेलर मेड था। टेलर मीन्स सूटेबल था। हियर वॉज अ मैन, वह एक आदमी था, हु कुड बी इंस्पायर्ड। देखिए कितनी अच्छी लाइन लिखी है,
हियर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड। ये एक ऐसा आदमी था जो कैसे इंस्पायर हुआ करता था, जब इसे कमांड किया जाता था। कमांड मतलब आदेश दिया जाता था तो इंस्पायर हो जाता था। मतलब आप समझिए कि लोग आदेश देने पर कितना बौखल आ जाते हैं। इवन जो कमांड मिलता है ऑर्डर, उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, इग्नोर कि ना करना पड़े। लेकिन ये आदमी बहुत अच्छा था। क्यों? ये इंस्पायर हो जाता था। अगर इसको काम मिलता था, अगर कोई ऑर्डर मिलता था तो ये बहुत इंस्पायर होता था। आगे देखते हैं। द रैट फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए कि बता रहा है कि एक कहानी सुना रहा है कि अगर बाय द वे चूहा लड़ता है किससे, शेरनी से लड़ जाता है पानी के अंदर, थोड़ा सा कॉमिकल है, समझिएगा। तो अगर रैट लड़ता है टाइग्रेस से पानी के नीचे एंड किल्स हर, और उसे मार भी देता है। रैट किसको मार देता है? टाइग्रेस को। बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स, तो जो उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन पर दया दिखाता है। एंड द टेंट्स देम लविंगली, उन्हें केयर करता है बड़े प्यार से। रैट किसको मार दे रहा है? टाइग्रेस को। और लेकिन उनके बच्चों पे दया करता है, उन्हें बहुत लविंगली केयर करता है। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, द प्रोड्यूसर वुड से। तो जो बॉस हुआ करता था, प्रोड्यूसर कहता था कि मुझे नहीं पता कैसे इसको शूट करें, हम कैसे सीन को करें कि मतलब चूहे ने शेरनी को मार दिया पर बच्चों पे दया दिखा रहा है, उनको प्यार शो कर, कैसे करें। प्रोड्यूसर ये बात कहा करता था। एंड सुब्बू वुड कम आउट विद 4 ways ऑफ द रैट पोरिंग अफेक्शन ऑन द विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग। और सुब्बू ऐसे नए 4 तरीके लेके आता था जिसमें क्या बताता था, किस तरीके से जो रैट ने, जिसने टाइग्रेस को मारा है, पोरिंग मीन्स उड़ेल रहा है, अफेक्शन मीन्स यानी प्रेम को दिखा रहा है, प्रेम उड़ेल रहा है किसके ऊपर? इट्स विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग्स। तो टाइग्रेस यहाँ पे क्या है? विक्टिम। और उसके ऑफ स्प्रिंग मीन्स चिल्ड्रन, बच्चे। उसके जो बच्चे हैं उनको, तो जो पीड़ित है उसके बच्चे यानी कब्स, यानी शेर के बच्चों के ऊपर किस तरीके से वो प्रेम उड़ेल रहा है, प्रेम दिखा रहा है। तो सुब्बू 4 नए तरीके लेके आता था। और उसके बाद गुड, अच्छा है, बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ इफेक्टिव इनफ। लेकिन जो बॉस यानी प्रोड्यूसर होता तो कहता था ठीक है, लेकिन मैं इस बात को लेके श्योर नहीं हूँ कि उतना इफेक्टिव होगा, ये उतना मतलब काम करेगा। तो उसने कहा कि एंड इन अ मिनट सुब्बू वुड कम आउट विद 14 मोर अल्टरनेटिव्स। और 1 मिनट के अंदर ही सुब्बू क्या करता था? 14 नए अल्टरनेटिव्स लेकर के आ जाता था। मतलब आप समझिए 14 नए विकल्प लेकर के आता था वो। सोचिए आप, फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन, फिल्म मेकिंग नो डाउट कैसा रहा होगा, एंड वॉज सो ईजी विद अ मैन लाइक सुब्बू अराउंड। तो अगर सुब्बू जैसा कोई आदमी है जो इर्द गिर्द है, उस समय नो डाउट फिल्म मेकिंग बहुत आसान रही होगी, क्योंकि सुब्बू इतना जिम्मेदार था। एंड इफ एवर देयर वॉज अ मैन, और कभी भी कोई ऐसा आदमी हु गेव डायरेक्शन एंड डिफिनेशन टू द जेमिनी स्टूडियोज़, जिसने जेमिनी स्टूडियोज़ को डायरेक्शन दिया, दिशा दी, उसे परिभाषित किया, उसे डिफाइन किया ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स। गोल्डन ईयर्स मतलब अपने उसके जो प्राइम, उसका जो प्राइम फेज था, जो उसका प्राइम फेज चल रहा था, मतलब उसका जो प्राइम फेज था, उसमें अगर देखा जाए तो सुब्बू ही था वो। इट वॉज सुब्बू जिसने उसे डायरेक्शन दिया, डेफिनेशन दिया, उसे गोल्डन ईयर्स में ले गया वो। सुब्बू हैड ए सेपरेट सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी। सुब्बू की एक अलग से सेपरेट आइडेंटिटी थी एज अ पोएट। सुब्बू पोएट भी था, कोठामंगलम सुब्बू। एंड दो ही वॉज सर्टनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स। अच्छा, निश्चित तौर पे वो कैपेबल था, मतलब उसके अंदर ये पोटेंशियल थी, क्षमता थी, ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स। तो क्या करता था कि ऐसी पोएट्री फॉर्म करता था जो बड़ी जटिल होती थी, कॉम्प्लेक्स मीन्स काफ़ी मिलावट मिक्सिंग करके होती थी, एंड हायर फॉर्म्स काफ़ी ऊंचे स्तर की वो पोएट्री कंपोज कर सकता था। एंड डेलिबरेटली चोज टू एड्रेस हिज पोएट्री टू द मासेस। और वो जानबूझ करके वो जो पोएट्री कंपोज करता था, पोएम वगैरह, वो जानबूझ करके नोइंगली क्या उसने चूज़ किया
कि अपनी पोएट्री को किस में एड्रेस करता था, ऐसे का किसके लिए बनाता था, टू द मासेस, जो जिसको ज़्यादा लोग मतलब भीड़। अब आप देखिए, अगर सपोज वन थिंग वेरी क्लियरली, सपोज यू आर डूइंग कन्वर्सेशन विद समवन एंड योर कन्वर्सेशन, अ पर्सन विद whom you are conversing is not getting you, then communication gets failure। जैसे अगर आप किसी से बात करो और सामने वाला समझे ही ना, तो आप क्या मानेंगे कि मतलब आपका कम्युनिकेशन सही है? नहीं। मतलब ओवरऑल देखा जाए कि अगर कोई पोएम कंपोज कर रहा है और वो पोएम जो है, वो पोएम को अगर कोई समझ ही ना पाए तो फ़ायदा क्या है? तो वो ज़्यादातर डिलिबरेटली जानबूझ करके वो नोइंगली अपनी पोएम ऐसी कंपोज करता था जिससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में पब्लिक उसको पढ़े। तो पब्लिक ज़्यादातर आप देखते हैं मतलब कॉम्पैक्ट या कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को नहीं पसंद करती है, कॉम्प्लेक्स या कॉम्पैक्ट लैंग्वेज को नहीं पसंद कर पाती। वो बहुत ईजी और सिंपल बनाते हैं। लोग कर सकता था, उसके अंदर ये पोटेंशियल थी, कैपेबल था, लेकिन जानबूझ करके वो किसको सिलेक्ट किया? मासेस को। और मासेस आप जानते हैं कि जो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है पब्लिक की, या जो नंबर है, वो हमेशा नॉर्मल लेवल पे चीज़ें पसंद करती। जैसे कि आप अभी 12 में अभी एक चैप्टर है द इंटरव्यू, आप देखेंगे द नेम ऑफ द रोजेज में, वो बुक इतनी ज़्यादा टफ थी कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही टफ थी, लेकिन फिर भी लोगों ने पसंद किया उसको। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि हिज सक्सेस इन फिल्म्स ओवरशैडोड एंड डार्फ्ड हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स। उसकी जो कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स करने की जो पोटेंशियल थी, उसको किसने बौना साबित कर दिया और किसने उसको डार्क में ले डाल दिया, डार्कन कर दिया? वो थी उसकी फिल्मों में सक्सेस ने। अगर वो फिल्मों में सक्सेस ना पाता तो नो डाउट उसके अंदर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स पोएट्री कंपोज करने की स्ट्रेंथ थी, लेकिन चूंकि वो फिल्मों में सक्सेस पा गया तो उसकी जो ये पोएट्री की क्वालिटी थी वो ओवर शैडोड हो गई, यानी डार्कन हो गई। डार्क मीन्स बौनी साबित हो गई। और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, या मान लीजिए जो उसकी आलोचना करने वाले लोग हैं कुछ इसी तरीके से कहते हैं कि इसी वजह से वो आज अपनी जो लिटरेरी अचीवमेंट्स हैं वो ओवर शैडोड केवल इसलिए हो गई क्योंकि वो फिल्मों में सक्सेस पा गया। ही कंपोज्ड सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स। सच में काफ़ी मतलब ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स उसने कंपोज किया। इन फोक रिफ्रेन, रिफ्रेन मतलब होता है किसी चीज़ का बार बार रिपीट होना। आप गाने वगैरह में देखते हैं कि जो गाने का पहला लाइन होता है वो बार बार, जैसे गाना थोड़ी देर फिर से रिपीट हो जाता है और जब एंड होता है तो फिर रिपीट होता है। तो फोक रिफ्रेन मतलब ऐसी जो गांव की, फोक मीन्स जो लोकल यानी जो गांव के लोग होते हैं, यानी इसको आप लोक बोलते हैं, यानी पब्लिक गांव के। तो जो फोक रिफ्रेन उसने लिखा, गांव के लोगों की ऐसी ऐसी पोएम्स उसने लिखी। एंड डिक्शन एंड ऑल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग नावल, मतलब एक ऐसी नावल लिखी जो काफ़ी ज़्यादा स्प्रॉलिंग, काफ़ी लेंथ में ज़्यादा थी, जिसका नाम था थिलाना मोहनाम्बल, और विद डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली मीन्स स्किलफुली, एस्ट मीन्स एनग्रेव्ड। उसमें उसने जो करेक्टर डाले ना, ऐसे करेक्टर्स, वो भी बड़ी स्किलफुली करेक्टर्स डाले। मतलब बहुत सारे करेक्टर आए लेकिन इतने स्किलफुल करेक्टर आए, उनको उसने गढ़ा, उनको उसने एनग्रेव किया, रचा, उसने उनका निर्माण किया। ऐसे स्किलफुली करेक्टर्स उसने बनाए। ये जो उसकी है मोहनाम्बल विद, तो ये चीज़ें रहीं, बहुत ही अच्छे अच्छे करेक्टर का फॉर्मेशन किया उसने। और he quite successfully recreated the mood, he quite successfully recreated the mood and manner of the Devdasis। तो ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड। सोचिए उसके अंदर एक पोटेंशियल और भी थी, वो क्वाइट सक्सेसफुली क्या कर सकता था? रिक्रिएट करता था। किसका? मूड एंड मैनर, किसका? देवदासीज। तो आप जानते हैं कि जो वर्शिपर ऑफ गॉड होते हैं देव, उसी तरीके से देवदासीज होती हैं जो, तो उनकी पूजा करने वाली विमेन होती हैं, वो उनके मूड को सोचिए कॉपी कर लेता था, उनके मैनर्स को भी कॉपी कर लेता था। सोचिए, लिखा है ना, ही वॉज एन अमेजिंग कैरेक्टर। सच में वो अमेजिंग कैरेक्टर था, शॉक मतलब वंडरफुल कैरेक्टर। ही नेवर एस्पायर्ड टू द हेड रोल्स, कभी उसके अंदर इच्छा नहीं होती थी कि उसे लीड रोल मिले, बट वॉट एवर सब्सिडियरी, लेकिन जो भी उसे सेकेंडरी रोल मिलता था,
मतलब उसे हेल्प, मतलब बोलते हैं ना सेकंड हीरो का रोल, जो भी सब्सिडियरी रोल मिलता था, जो सेकेंडरी रोल मिलता था, ही प्लेड इन एनी ऑफ फिल्म, जो उसे किसी भी फिल्म में प्ले करता था, ही परफॉर्म्ड बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स। तो जो मेन प्लेयर्स हैं उससे वो बेटर परफॉर्मेंस देता था। ही हैड अ जेन्युइन लव फॉर एनीवन। अच्छा, एक चीज़ उसके अंदर, एक चीज़ और भी थी कि उसके पास जेन्युइन लव था, सच्चा प्रेम किसी भी व्यक्ति के लिए। एनीवन ही केम अक्रॉस, जिससे भी वो सडनली कहीं मिल जाता था, उससे वो समझिए उसके लिए जेन्युइन लव रखता था। ये नहीं कि कोई मिल गया तो उसके लिए बनावटी, सिंथेटिक, आर्टिफिशियल, ऐसा कुछ नहीं था। और यही रीज़न था कि हिज हाउस वॉज परमानेंट रेजिडेंस फॉर डजन्स। उसके घरों में परमानेंटली रेजिडेंस था, निवास था, आवास बन गया किसका? डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशन, नज़दीक के दूर के रिश्तेदार उसके घरों में आया करते थे। एंड एक्वेंटेंसेस, और परिचित के लोग आया करते थे। इट सीम्ड अगेंस्ट सुब्बूज नेचर, ऐसा सुब्बू का जो नेचर था उसके अगेंस्ट लगता था, टू बी इवन कॉन्शियस दैट ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग मेनी ऑफ देम, कि ये उसके बारे में कभी सोचता नहीं था कि मैं इतने सारे लोगों को खिला रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ। उन सबको ऐसा लगता था, उनके बारे में सोचना उसकी आदत में ही नहीं था। वो इतना अच्छा था, सच अ चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन, इतना मतलब चैरिटेबल था, इतना ज़्यादा मतलब चैरिटी में काम करता था, और साथ साथ इतना खर्चीला था, एक्स्ट्रावेगेंट था, मतलब इतना खर्चीला था, वो बहुत पैसे खर्च कर देता था, स्पेंड थ्रिफ्ट आदमी था वो। येट ही हैड एनिमीज, फिर भी उसके पास दुश्मन थे। सोचिए एक ऐसा इंसान जो दिल खोल के पैसे खर्च करता हो, बहुत पैसे खर्च करता हो और लोगों को सपोर्ट करता हो, इतना चैरिटेबल हो, चैरिटी में इतने ज़्यादा चीज़ें दे रहा हो, और उसके बाद सोचिए आप, उसके बावजूद भी उसका भी कोई दुश्मन था, उसके बारे में भी कोई बुरा सोचता था। और आप जानना चाहेंगे, देखिए कौन है वो केस। देयर वॉज दिस मैन, और उस केस में जानते एक आदमी था मेकअप डिपार्टमेंट का, हु वुड विश द डायरेस्ट और इन थिंग्स फॉर सुब्बू, जो सुब्बू के बारे में बड़ा हॉरिबल, बड़ा बुरा सोचता था। सोचिए आप, सुब्बू इतना चैरिटेबल था, इतना मतलब इतनी तरीके से वो खर्चे करता था, फिर भी उसके बारे में भी बुरा सोचने वाला एक आदमी था मेकअप डिपार्टमेंट में। एंड यू सॉ सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस। आप हमेशा देखते कि सुब्बू किसके साथ हुआ करता था? बॉस के साथ। लेकिन बॉस के साथ होने के बाद भी वो अटेंडेंस रोल्स में ही रहता था हमेशा, जैसे बॉस के बगल ऐसे खड़ा रहता, बिल्कुल अटेंडेंस की तरह, जैसे अटेंडेंट होते हैं ना, बिल्कुल लगे रहते हैं, हर बात नोट करते रहते हैं, कुछ उसी रोल में रहा करता था। ही वॉज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट, उसे भी एक डिपार्टमेंट के ग्रुप में डाला गया था, और उस डिपार्टमेंट का नाम था द स्टोरी डिपार्टमेंट, और ये स्टोरी डिपार्टमेंट में उसे रखा गया था। कंप्राइजिंग, और ये डिपार्टमेंट किससे बना हुआ था? कंसिस्ट ऑफ था एक लॉयर से, एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स, मतलब पूरी ग्रुप था, सभा थी उसमें, जो राइटर्स और पोएट्स की। द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर। वो जो लॉयर था उसे आधिकारिक तौर पर देखें ऑफिशियली तो क्या बोला जाता था? लीगल एडवाइजर बोलते थे। बट एवरीबडी रेफर्ड टू हिम एज द अपोजिट, लेकिन हर व्यक्ति उसे अपोजिट रेफर करता था, यानी लीगल एडवाइजर नहीं, इलीगल एडवाइजर से बोलते थे। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक एक्ट्रेस थी जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली टैलेंटेड थी, वो बहुत ही टैलेंटेड थी। हु वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, लेकिन उसके अंदर एक सबसे बड़ी डिमेरिट थी कि एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल थी, बहुत जल्दी अपना टेम्पर लूज कर देती थी, बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाती थी। वंस ब्लू ओवर द सेट्स, एक बार सेट पे ही वो फुट पड़ी, सेट पे ही वो ब्लास्ट हो गई, क्या शुरू हो गई। वाइल एवरीवन स्टूड स्टंड, जब हर कोई व्यक्ति शॉक्ड हो गया, स्टंड हो गया, लॉयर साहब ने क्या किया? क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स, और जो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स था उसको इसने स्विच ऑन कर दिया, तो जो कुछ भी वो बोली वो सब रिकॉर्ड हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही इस पे वर्कआउट करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसका सेकंड पार्ट आपको 1-2 दिन में मिलेगा। सून आई विल कम विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस, मतलब इससे बचा हुआ जो हिस्सा है उसको कवर करेंगे। फिलहाल आज इतना चीज़ देखिए आप। पोएट्स एंड पैनकेक्स में पैनकेक आपने देख लिया,
ऑफिस बॉय के बारे में आपने जान लिया, उसके बाद कोठामंगलम सुब्बू के बारे में जान लिया, और अब आ रहे हैं कि उस जो स्टोरी डिपार्टमेंट में उसे लॉयर भी है, असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स भी हैं। एक अभी एक्ट्रेस का यहाँ पे जिक्र हो चुका है, किस तरीके से लॉयर को लीगल एडवाइज़र ना करके लीगल एडवाइज़र बोलते थे, किस तरीके से उसने उस एक्ट्रेस के साथ इस तरह काम किया कि उसके जब वो ब्लो ओवर हो गई, गुस्से में फूट पड़ी और जो कुछ भी बोली तो सारा का सारा उसने रिकॉर्ड कर लिया। सारे लोग शॉक्ड थे लेकिन उसने रिकॉर्ड किया। वो देखते हैं इसका रिजल्ट आगे चल के क्या होगा। तो आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट्स, आप इतना स्टडी करिए, तैयार करिए, जल्दी इसका आगे का हिस्सा लेकर के फिर से लेक्चर लेके आएंगे। थैंक यू very much watching this video. God bless you, my dear students.